ग्रांड मेजेस्टिक होटल अपने नाम के विपरीत था। उसकी संगमरमर की लॉबी पर दाग थे, कभी आलीशान रहे कालीन घिस चुके थे और हवा में धूल तथा बासी सिगार के धुएं की गंध एक कफन की तरह लिपटी रहती थी। मैं एक ट्रैवल राइटर था, अनिच्छा से एक बीते हुए युग के इस फीके पड़ चुके स्मारक में फंसा हुआ था और मुझे बचा हुआ एकमात्र कमरा मिला था। कमरा नंबर 13, रूम नंबर 13। हम उस कमरे के लिए ज्यादा अनुरोध नहीं लेते। सर, डेस्क क्लर्क, एक पतला आदमी जिसकी आंखें लगातार किसी दूर के दुख पर टिकी रहती थीं, ने भारी अलंकृत पीतल की चाबी सौंपते हुए बुदबुदाया, बस खामोशी पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश करना। जब तक मैं अंदर नहीं गया तब तक मैं नहीं समझा कि उसका क्या मतलब था। कमरा नंबर 13 एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में था। भारी लकड़ी का दरवाजा, बाकी सबसे अलग, उस पर कोई झांकने का छेद नहीं था और पीतल का अंक 13 फीट नया लग रहा था, जैसे जल्दबाजी में बदला गया हो। कमरा खुद तो बड़ा था, लेकिन तुरंत ही कुछ अटपटा महसूस हुआ। यह उखड़ा हुआ वॉलपेपर या पतंगे खाए हुए मखमली सोफे की वजह से नहीं था, यह खामोशी थी। यह सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक सक्रिय खामोशी थी। मुझे सड़क से ट्रैफिक की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, दूर से आती लिफ्ट की घंटी नहीं पड़ोसी कमरों से कोई दबी हुई आवाज। मुझे फ्रिज की हल्की ऊंची पिच वाली भिनभिनाहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे ध्वनि तरंगों ने कमरे में प्रवेश करने या बाहर निकलने से ही मना कर दिया हो। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई, वह सूखी थी, तुरंत ही सोख ली गई। मुझे अचानक गहरा अकेलापन महसूस हुआ। उस रात मैं एक अलग तरह की खामोशी से जाग गया। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। खामोशी अभी भी थी, लेकिन उसके नीचे मैं एक शून्य महसूस कर सकता था। फिर मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जो बिल्कुल भी आवाज जैसी नहीं थी। यह दबाव में बदलाव की तरह थी, एक गहरी गूंजने वाली थपकन जो मेरे दांतों में कंपन पैदा कर रही थी। मैंने बिस्तर के पास रखे लैंप के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही गर्म रोशनी कमरे में फैली, मैंने उसे देखा। कमरे के पार रखी पुरानी गहरे रंग की लकड़ी की अलमारी, वार्डरोब, उसकी चिकनी सतह रोशनी को पीती हुई लग रही थी, जिससे वह एक काले आईने जैसी दिख रही थी। वह थोड़ी सी खुली हुई थी, दरार एक उंगली से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। मैं बिस्तर से रेंगता हुआ बाहर निकला। फर्श के तख्ते चरमराए नहीं, जिसने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। जैसे ही मैं अलमारी के पास पहुंचा, थपथपाहट बढ़ती गई, मानो खुद लकड़ी के भीतर से आ रही हो। मैं हिचका, फिर ठंडे पीतल के हैंडल को पकड़ा और दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, न कपड़े, न शेल्फ, बस पीछे का काला पैनल। लेकिन खामोशी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक आवाज थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरी अपनी सांस की अचूक, स्पष्ट आवाज 1000 गुना बड़ी हुई। हर सांस लेना एक फाड़ने वाली, हताश खरखराहट थी। हर सांस छोड़ना एक खड़खड़ाती मौत की आवाज। और आवाज के साथ ही यह एहसास हुआ, कमरा बाहर से आवाज को नहीं रोक रहा था, यह मेरी आवाज को रोक रहा था। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अपने ही शरीर के प्रतिध्वनि कक्ष, एको चेंबर, में फंसा हुआ, अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे जानबूझकर बंद होना शुरू हो गया। बची हुई संकरी दरार में मैंने पीछे के पैनल पर कुछ बदलते हुए देखा। एक क्षणिक छाप, लकड़ी में गांठ की नहीं, बल्कि एक मानव मुख की, जो एक शांत, आनंदित मुस्कान में चौड़ा फैला हुआ था। और फिर जितनी अचानक वह आई थी, उतनी ही अचानक आवाज रुक गई। अलमारी बंद हो गई थी। कमरा नंबर 13 की गहरी, पूर्ण खामोशी वापस आ गई, मेरे कान के पर्दों पर दबाव डालती हुई, मेरा दम घूंटती हुई। मैं जम गया, मेरा अपना अस्तित्व म्यूट, मिटा हुआ, भस्म हो गया। मैंने फिर कभी अलमारी नहीं खोली। मैंने बाकी रात दूर की दीवार से चिपके हुए, कुछ भी न सुनते हुए, अलमारी को देखते हुए बिताई। सुबह मैं भाग गया, उदास क्लर्क की मेज पर चाबी छोड़ दी। मैं अब भी यात्रा करता हूँ, मैं अब भी लिखता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं किसी शांत जगह पर अकेला होता हूँ, तो मुझे एक सूक्ष्म दबाव परिवर्तन, एक दूर की असंभव थपकन सुनाई देती है। और मैं सोचता हूँ कि कमरा नंबर 13 को अपनी संपूर्ण भूखी खामोशी बनाए रखने के लिए किन भयानक चीजों को खाना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि क्या उस मुस्कान की प्रतिध्वनि अभी भी वहां है, अगली आवाज को चुराने का इंतजार कर रही है। अगले दिन सुबह मैं बिना नहाए, बिना अपना सामान पैक किए और उस भारी पीतल की चाबी को डेस्क पर छोड़कर ग्रांड मेजेस्टिक होटल से भागा।
जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो डेस्क क्लर्क, जिसके चेहरे पर उदासी अब और गहरी हो गई थी, ने आंखें झुकाए बिना फुसफुसाया, आपकी चाबी सर। मैंने बस इतना नहीं चाहिए, इसे कमरा नंबर 13 को वापस दे दो। मैं शहर से दूर बिना रुके गाड़ी चलाता रहा। मैं शांत जगहों से डरता था। हर बार जब मेरी कार इंजन की आवाज धीमी होती या जब मैं किसी दूरदराज के कैफे में बैठता तो मेरे कान खुद ही उस सक्रिय खामोशी को खोजने लगते जो मैंने रूम 13 में अनुभव की थी। मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं था। एक हफ्ते बाद मैं एक छोटे से मोटल में था, एक अच्छी खासी शोरगुल वाली गली के पास। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने फिर से वह थपथपाहट महसूस की। यह मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरी छाती की हड्डियों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे अंदर से धड़क रहा हो। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बजे थे, वही समय जब मैं रूम 13 में जागा था। मैं कांपते हुए उठा और कमरे का निरीक्षण किया। सब सामान्य था, हल्की रंगाई वाला दरवाजा, साधारण टीवी और एक आधुनिक प्लास्टिक की अलमारी। तभी मेरी नजर कमरे के एकमात्र बड़े आईने पर पड़ी। आईना मेरे ठीक सामने नहीं लगा था, वह मेरे बिस्तर के बगल में एक छोटे से ड्रेसर के ऊपर था। मैं आईने की ओर बढ़ा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने देखा कि आईने के फ्रेम के चारों ओर की धुंध धीरे धीरे गाढ़ी हो रही थी। और फिर यह स्पष्ट हो गया। आईने में दिख रहा था कि अपने बिस्तर के पास खड़ा हूं, लेकिन आईने में दिख रहा कमरा 13 था। दीवारों पर पुराना उखड़ा हुआ वॉलपेपर, कोने में वह पतंगे खाया हुआ मखमली सोफा, और ठीक मेरे पीछे जहां मोटल के कमरे में प्लास्टिक की अलमारी होनी चाहिए थी, वहां खड़ी थी वह काली लकड़ी की अलमारी। उसका दरवाजा फिर से एक उंगली जितना खुला हुआ था, और उसके अंदर की गहराई से मैंने फिर से वह महसूस किया, मेरे अपने सांसों की गूंज। इस बार मैं भागा नहीं, मैं डर से लकवाग्रस्त हो गया था। मैंने आंखें बंद कर ली, प्रार्थना की कि यह चला जाए। जब मैंने आंखें खोली तो मोटल का कमरा वापस सामान्य हो गया था। आईना फिर से केवल मेरी थकी हुई, डरी हुई छवि दिखा रहा था। लेकिन रूम 13 ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। वह अलमारी अब मेरे साथ थी। वह भौतिक रूप से नहीं दिखती थी, लेकिन वह प्रतिबिंबों में छिपकर आती थी। पानी के गिलास की सतह पर, रात में मेरी कार की खिड़की पर, या एक चमकीले चम्मच के पिछले हिस्से पर। यह केवल कुछ पलों के लिए दिखती थी। हमेशा रात के 3 बजे के आसपास। हमेशा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ। मैं समझ गया था, कमरा 13 कोई भौतिक स्थान नहीं था। यह एक इकाई थी जिसने मेरी आवाज को निगल लिया था, और अब वह मेरे अस्तित्व में ही खुद को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं अब भागूंगा नहीं। जब घड़ी ने 3 बजाए और मैंने अपने डेस्क लैंप के कांच के आधार में अलमारी का धुंधला प्रतिबिंब देखा, तो मैं सीधा उसके पास गया। मैंने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने होठों को मुश्किल से हिलाया। मैंने प्रतिबिंब में अलमारी के खुले हुए छोटे से हिस्से को देखा, जहां मुझे पता था कि वह मुंह है। और मैंने फुसफुसाया, मैं यहां हूं, तुम अब अकेले नहीं हो। अगले ही पल थपथपाहट इतनी तेज हुई कि मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। अलमारी का प्रतिबिंब झुका। वह मुंह चौड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था, वह चीख रहा था। और फिर मेरे कानों में गूंजती आवाज के बीच मैंने पहली बार कोई और आवाज सुनी। यह मेरे पिता की आवाज थी, जो सालों पहले गुजर चुके थे, उनकी आखिरी दर्द भरी सांस। और उस भयानक आवाज को सुनते ही मैंने अपना मुंह खोला और चीखना शुरू कर दिया। वह आवाज जो रूम 13 ने मुझसे चुरा ली थी, जितनी जोर से मैं चीख सकता था। चीख गूंजी और मेरे कमरे के शीशे टूट गए। अलमारी का प्रतिबिंब टूट गया। वर्तमान मैं अब एक ऐसी जगह पर हूं जहां शोर बहुत ज्यादा है। एक बड़ा शहर, एक व्यस्त सड़क के पास। मैं अब भी यात्रा करता हूं, लेकिन मैं हर उस जगह से नफरत करता हूं जो बहुत शांत हो। मैंने उस रात अपनी आवाज वापस पा ली, लेकिन रूम 13 ने अपना बदला ले लिया। अब जब मैं रात को अकेला होता हूं, तो मुझे अपने कमरे में कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन मैं सुन सकता हूं मेरे अपने कमरे के नीचे से, फर्श के नीचे से, एक भयानक, परिचित, चीखती खामोशी की आवाज। मुझे पता है कि यह अलमारी नहीं है, यह कमरे में अगला रहने वाला है। और मुझे लगता है कि मैं अब भी कभी-कभी अपने पिता की आखिरी सांस को अपने साथ महसूस करता हूं।